अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी दी बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। आज चौधरी दी बैठक में जो हमारी मेहमान हैं वो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो अपने आप को होस्ट कहलवा कर ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसकी रीज़न क्या है और उनको शोबिज़ में जितना अरसा हुआ तो इसके प्लस माइनस और उनका तजर्बा जो है वो कैसा रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट माहम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माँ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फ्रेश। अच्छा माम, पहले मैं एक सवाल करूँगा, जी, वो जी। शायद आपसे अक्सर लोगों ने किया हो या आपको कमेंट किया हो। आपकी आंखें जो हैं, मतलब मैं वो कहीं बैठा था तो मैंने सुना था कि आपने पी है, तो ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या राज है कि आप वाकई मतलब वो टोन रहती हैं? देखिए, टोन खुद तो नहीं रहती, अब देखने वाला टोन हो जाए वो अलग बात है। और ये अल्लाह ताला से पूछे फिर जाके जनाब, इसके लिए आपको पहले अगले जहान जाना होगा कि अल्लाह ताला ने ये ऐसी आंखें बनाई हैं, तो इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं, मतलब फिलहाल मेरा कोई कमाल नहीं। मैं वैसे नाज़रीन को बताता चलूँ कि आई नो कि ये किसी किस्म का कोई जो है ना नशा नहीं करती। इवन जो हमारे 90-95% शोबिज़ का हिस्सा है स्मोकिंग, वो भी ये नहीं करती। तो इसलिए ये, लेकिन मैंने कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल आपकी आंखों से अक्सर आ जाता है। आंखें कुछ ऐसी उदास सी हैं, अब वो आंखों को देखने वाला उसमें डूब जाए तो उसमें मेरा नहीं कसूर। मैं इसको इस तरह नशीला करने के लिए कुछ भी नहीं करती। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि नशीला करने का, अगर आप नशीला करने के लिए करना शुरू कर दो पता नहीं क्या हो जाए फिर। चले, वो तो फिर खुदा ही जानता है। अच्छा माँ, मॉडलिंग से स्टार्ट किया। जी, जी, बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि जब आपने पहला शूट करवाया कि जी मैं मॉडलिंग में इन होने का, जिसको प्रोफाइल पोर्टफोलियो शूट कहते हैं, पोर्टफोलियो आपने जब करवाया तो आपको मतलब आपने कैसे ख्वाब देखे थे आप, या आपको क्या बताया गया था इस फील्ड के बारे में? स्टार्ट मैंने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया, और जैसे कि हर लड़की को बताया जाता है कि बस ये शूट आपका पोर्टफोलियो, और मैंने तो, लोग तो करवाते हैं ना 2000 5000 इस तरह, मैंने राउंड अबाउट 60 to 70,000 का पोर्टफोलियो करवाया था। तकरीबन 3 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, और मुझे था कि बहुत अच्छा सा हो, मैंने अच्छा सा एक पोर्टफोलियो करवाना है, और ताकि मेरी कह लें जो मैं काम करूँ वो अच्छा सा हो। मेरी शुरू से ही एक जहनीत है कि थोड़ा कर लो पर अच्छा काम करो, उसी जहनीत के साथ चली। लेकिन वो मुझे कुछ इतना ख़ास समझ नहीं आया मॉडलिंग, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, और मैं ज़रा रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। उसके बाद मैंने होस्टिंग का करियर का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर एक्टिंग की तरफ भी मैं गामज़न हुई। लेकिन होस्टिंग का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसमें जो मेरे स्पेशल उस्ताद, मैं जिनको टीचर कहती हूँ, असलम सिमाब साहब, उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइन दी। अगर मैं लाइव इवेंट्स में, अगर आज मैं 1000-1500 लोगों के सामने बोल लेती हूँ, या अगर मुझे कुछ मतलब होता है ना, कभी कभी आप ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन अगर ये मेरे में एबिलिटी आई है तो जस्ट क्रेडिट गोज टू असलम सिमाब साहब। चलें, ये तो हो गया असलम सिमाब साहब का। आपने इस फील्ड को, बाहर बैठे लोगों को बड़ी आसान लगती है ये फील्ड, तो जब आप इसमें इन हुई तो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका, वो क्या बताता है आपको? मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमेशा मेहनत ही करें, कोई शॉर्टकट मत ढूंढें, स्ट्रगल करें। क्योंकि देखिए, काम मिलना ना मिलना सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान कोई भी आपको काम नहीं दिला सकता। सो काम की खातिर अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म मत करें। खुदा पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अच्छे दोस्तों की कंपनी रखें। देर सवेर हो जाती है, जब आप एक अच्छा और सीधा रास्ता कह लें उस पर चलना शुरू कर दें ना, वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट होते हैं ना, तो वो यूं होता है, यूं घुमा और यूं वापस, मतलब जहाँ से शुरू हुआ रातों रात ख्वाब दिखे और फिर यूं वापस वो ख्वाब ख़त्म भी हो गए। सो बेहतर है स्ट्रगल करें, मेहनत करें, रिवॉर्ड देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अच्छे दोस्तों की कंपनी हो, और फिर मेरा ख्याल है कि अगर कम से कम आप, अगर उसमें तरक्की नहीं आपको आती ना, आपको नहीं मिलती, आप नहीं उसमें सक्सेस हासिल कर पाते, जैसे अगर मैंने 3 साल अपने स्ट्रगल की है, अगर मुझे इसमें नहीं सक्सेस मिलती तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने यहाँ से कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं लिया। मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि मुझे अगर मेरे दोस्त बाद में शोबिस छोड़ने के बाद भी अगर याद करेंगे, अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने पहला प्ले किया एक बहुत बड़ी टीम के साथ, जो टीवी का प्ले जो आपने किया, जी, जी। तो उसकी कास्ट में सुपरस्टार सलीम शेख, बिल्कुल। हनान किरण। समीद, किरण हक वगैरह शामिल जी, थे। जी। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि मुझे वो पता चला था कि जब आपकी सिलेक्शन हुई और आप सेट पे गई तो क्या कहा गया
और उसके बाद जब आपने एक्ट किया तो उसके बाद क्या लफ्ज़ थे, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे नादरीन तक ज़रूर पहुँचे। टीवी का क्रेज़ होता है, जब आपको एक शौक होता है तो ऑब्वियसली टीवी का क्रेज़ ना हो, मैं मानती ही नहीं हूँ कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं और आप टीवी पे अपने आप को ना देखना चाहें, मैं ये मानती नहीं, फिर वो आपको क्रेज़ नहीं, जस्ट एक वक्त ही आपको वो फिर होता है कि जी हमने काम करना है। अब मुझे पहला ही सीरियल और फिर सलीम शेख साहब के साथ मैं उस दिन उन लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी और मैं गई तो उन लोगों ने फ़ौरन से कहा जी सिलेक्ट हैं आप कल के कैरेक्टर के लिए। मैं फिर कल सेट पे गई। अब जब मैं सेट पे गई तो उस टाइम आई थिंक वो जल्दी नहीं थे, वो कहते हमें तो चाहिए कोई मालिक मकानी बड़ी करप्ट सी खातून, और खातून टाइप आपकी तो वो एज नहीं है, फिर आप तो वो करेक्टर नहीं कर सकती। और जिस दिन रिकॉर्डिंग ये ड्रामे की शूटिंग थी उस दिन पहला रोज़ा था। फिर उन्होंने पूछा आपने रोज़ा रखा है, मैंने कहा जी रखा है। कहते उसमें तो इतना चीखना चलाना, आप कैसे चीखेंगी कैसे बोलेंगी। मैंने कहा सर एक बार कैमरे के सामने मुझे आने दें, अगर आपकी इजाज़त हो, जब मैं अपने करेक्टर में होंगी तो इंशाल्लाह आप लोग खुश ही होंगे, अप्रिशिएट ही करेंगे। और मैंने कहा अगर आप नहीं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन आप कहते हैं तो मैं चले जाती हूँ। कहते नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा लगता है, हम आपको जाने का नहीं कह सकते, चले देख लेते हैं, नहीं तो हम रीटेक्स ले लेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे ना, कि किसी तरह से आपको इस करेक्टर में इन्वॉल्व करें। अब जब स्टार्ट हुई शूटिंग और जिस तरह से फिर मैंने एंट्रेंस की और फिर अगर किसी ने वो देखा और ड्रामा तो फिर पता होगा कि वो किस तरीके से जो है वो फिर पूरी मैं मालिक मकानी। और एंड पे ये था कि इवन के सलीम शेख साहब ने स्पेशली आके मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मजाक से पूछा भी कहीं आप सच में मालिक मकानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं हूँ। मतलब एक आपको एक क्रेज़ होता है जब आप कैमरे के सामने आ जाते हैं तब आप अपने करेक्टर में होते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं क्या हैं। अच्छा, आपको अपने पहले ड्रामे के पहले करैक्टर के कुछ डायलॉग याद हैं? जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि ज़रा आप लोगों को दिखाएं कि एक करख्त मालिक मकानी कैसी होती है। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा ऐसे किया था ठा ठा ठा, वो फुल मैंने जोर से, फिर मैंने एंटर होते साथ किराया तुमने देने के नहीं देना या तुम्हारे मियाँ को और तुम्हारे बच्चों को सामान समेत उठा के वहां फेंको। अब वो घबरा रही थी कि यार ये आपके साथ मेरे पे अटैक कर रही है। मैंने कहा बीबी खैरात नहीं मांग रही, अपना किराया मांग रही हूँ, जल्दी से किराया यहाँ रखो नहीं तो चलती बनो। तो वो ये था कि वो मेरे से सीनियर थी और एंड पे उनके ये अल्फाज थे छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आपके Exactly. सीनियर आर्टिस्ट जो है वो आपके लिए इस तरह के वर्ड जो पहला ड्रामा जी कर रहा है। और ये भी कहा गया कि जी तुम झूठ बोल रही है कि तुम्हारा पहला प्ले है। एग्जैक्टली मुझे ये कहा गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कैमरे को पहले फेस किया। मैंने कहा सर नहीं मैंने कैमरे को कभी फेस किया, मेरा फर्स्ट ड्रामा है। और फिर उसके बाद फिर पीटीवी का ही एक कैरेक्टर मैंने किया एक ड्रामे का। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था जी। कि फिर आपने एक राणा नूर साहब का एक प्ले बिल्कुल। था, उसकी टीम मेगा टीम थी, पीटीवी के लिए था बिल्कुल। वो, तो आपको उसके लिए सेलेक्ट किया गया। तो वो कैरेक्टर आपका बिल्कुल एक डिफरेंट था, आपकी लुक डिफरेंट थी, बहुत। तो वो क्या था और क्या वो आपकी नेचर के करीब था या मतलब वो आपको उसके लिए भी बदलना पड़ा या क्या था वो? मेरे अभी 2 कैरेक्टर जो मैंने किए हैं बेशक 1-2 एपिसोड्स के किए हैं, लेकिन वो दोनों ही मेरे नेचर के बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। क्योंकि मेरी नेचर मेरी आंखों वगैरह और मेरे फीचर से वो पता चलता है कि यार इसको सैड कैरेक्टर दिया जाए। मोस्टली जैसे मुझे डायरेक्टर्स वगैरह कहते हैं कि आपको सैड कैरेक्टर बहुत सूट करेगा और फिर ये तमाम बात। लेकिन वो कैरेक्टर था एक वो छोटी बहन का कि 3 बहनें और छोटी बहन वो हर वक्त शेर व शायरी बोलती रहती है, अड़े का भी बहुत इस्तेमाल करती है, क्या कर रही हो, कहाँ जाओगी, क्यों कर रही हो, इस तरह करके कुछ था। और 2 तो चुटियाँ आपका अड़े था ही नहीं। अड़े था ही नहीं मेरा। तो फिर उसको मैंने फिर उस तरह अपनी ज़बान को उस तरह रवा किया और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी मुझे अप्रिसिएशन ही मिली। अली जी जो थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। डायरेक्टर फिर थे उस play के। एग्जैक्टली डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे राना साहब उन्होंने बहुत किया। इफ़ी आफ्ताब थे डीओपी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, पूरी टीम ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो बड़े गोल्डन मोमेंट्स होते अच्छा, वो हैं। मैंने आपका वो प्ले मतलब मैंने देखा था, तो उसमें आप ना कुछ शायरी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कर रही होती हैं, तो वो कोई शायरी याद है थोड़ी बहुत? वो शायरी तो चले या उससे चले मिलती जुलती, जरा नाज़रीन को पता चले कि एक्चुअली वो था क्या, हम थोड़ा सा देखिए मसाला वो कुछ फनी सी थी और वो मैंने उस टाइम स्क्रिप्ट याद किया था। लेकिन ये है कि करेक्टर बहुत ही अच्छा मुझे लगा था उसका कोई डायलॉग, डिफरेंट। उसका कोई डायलॉग वो यही था कि मुझे भूख लग रही है, खाना कब बना रही हो, क्या कर रही हो अपी, जल्दी करो, मालिक मकान आ गया किराया लेने, प्लीज जल्दी करो ना। वो इस तरह करो करो अड़े 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 की रिपीटिशन थी और मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर जिस लड़के से मेरी बहन शादी करना चाहती थी उसको तो मैं पसंद करती थी। फिर वो मेरे एक टाइम एक्सप्रेशन एक अच्छा आता था, बहनों को भी खुश रखना, अच्छा भी एक्सप्रेशन आना चाहिए खुशी वाला। फिर एक वो दिल टूटे वाला भी एक्सप्रेशन आ रहा है कि जी हाय मारे गए, मेरा महबूब तो गया कहीं और। है बहरहाल ये सब करेक्टर होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, दैट आर द गोल्डन मोमेंट फॉर एन आर्टिस्ट।
अच्छा, आपने टीवी पे भी जी बिल्कुल। किया काम एज ए होस्ट, बिल्कुल। एक्टर तो किया, एज जी ए जी। होस्ट भी किया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपने होस्ट किए। हम्म। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आप पहली बार टीवी पे होस्टिंग के लिए गई, तो पहले प्रोग्राम के बाद जो हम्म। आपकी कंडीशन थी, मैं बताऊं लोगों को या आप खुद बताएंगी? मैं खुद शेयर करती हूँ क्योंकि मेहनत की है तो इसमें झिझकना क्या। कोई भी सीख के नहीं आता दुनिया में, माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, शौक लगन अपनी जगह, लेकिन बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कह लें बाय बर्थ ही कह लें बॉर्न एक्टर होते हैं, लेकिन सीखना भी पड़ता है वक्त के साथ साथ। जो ये कहता है मैंने सीख लिया या मैंने 100% कर लिया बस ठीक है इसमें कोई कमी नहीं, तो वो मतलब एंड है, फिर उसके बाद कुछ नहीं। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था, वो एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम था और मैं रियल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से बहुत बहुत दूर हूँ। मुझे तो यही नहीं पता तारे कितने हैं, क्या हिसाब है, स्टोन ये वो। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं इस तरह के तमाम मामलों में, क्योंकि मैं इतना बिलीव नहीं करती। अब एज एन होस्ट आई हैव टू होस्ट दैट प्रोग्राम, तो अब मुझे तो समझना है मैं इनसे पूछूँ क्या। लिटरली पहले 2 प्रोग्रामों में तो मुझे लगा बस मैं नहीं कर सकती होस्टिंग, और उसके बाद वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम इस तरीके से किए कि वो लाइव की तरह गए। और आज भी अब अगर वो कह लें अगर हमारे गेस्ट आते हैं तो आज भी वो मुझे ही रिकमेंड करते हैं कि मुझे वही होस्ट चाहिए मेरे प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि 4 प्रोग्राम हम लोगों ने अगर 40 मिनट्स का तो मतलब 4 आवर में हम लोग बिल्कुल पैकअप करके फ्री। अच्छा, आपने लाइव होस्टिंग की बिल्कुल। शोज में मुख्तलिफ बिल्कुल। कंपनीज के, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि एक लाइव ऑडियंस को जब आप हैंडल आउट करते हैं, फिर आपने इतने कूपन वगैरह अनाउंस करने होते हैं। मैंने मार्वन ब्रांड की होस्टिंग की हुई है, इट्स अ बिग ब्रांड। फिर उसके साथ साथ मैं फ़ायज़ा फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम्स की करती रहती हूँ। एंड आई हैव टू से दिस वंस अगेन दैट ऑल द क्रेडिट गोज़ टू असलम सिमाब साहब, कि उन्होंने मुझे पहले शो में मैं भी बड़ी घबरा रही थी कि मैं कैसे अनाउंस करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ऑडियंस सामने थी। अब घबराना क्या, तो फिर बोलना तो है ही। तो लेकिन असलम सिमाब साहब ने अप्रिशिएट करते रहे, मुझे सिखाते रहे सिखाते रहे सिखाते रहे। अब ये टाइम है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ऑडियंस से जो है कोलैबोरेट करने में कोई इशू नहीं होता। मैं आराम से जो है शो की अगर ओपनिंग भी मुझे कभी करनी पड़ जाए तो मैं कर लेती हूँ। चले, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम मतलब इस चीज़ से हट जाते हैं। ठीक है। आप आम जिंदगी में हम्म। माहम भट्ट आम जिंदगी में भी एक्ट्रेस है, या कि एक बहुत घरेलू सी और आम सी लड़की है? अगर आप एक्ट्रेस पहनावे वगैरह को देख के करें तो घर में तो मैं बहुत सिंपल सी एक इंसान हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जी मैंने सब ब्रांड कॉन्शियस, मैं नहीं हूँ कि नहीं जी ब्रांडेड हो मैंने तो कोई काम ही नहीं करना, नो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहें, क्योंकि मैं कहती हूँ हर इंसान अपनी रियल लाइफ में ज़्यादा बड़ा एक्टर है अगर वो अपने आप को फील करे। वो एक ही टाइम में बहुत से करेक्टर निभा रहा होता है, कभी कभी वो भी करेक्टर निभा रहा था जो वो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो निभा रहा था कुछ मजबूरियों के तहत, कुछ वजूहात की बिना पे। तो इस वजह से एक्टर तो हर कोई है, लेकिन बस अपने आप को जांचने की देर जैसे होती है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हर शख्स इसमें अपना अपना रोल अदा रोल कर रहा है, अदा हर कर बंदा रहा है। एक्टर अदाकार है। एग्जैक्टली। तो आप इसी मकूले पे हैं। जी जी बिल्कुल। माहम भट्ट अच्छी होस्ट है, अच्छी मॉडल है, या अच्छी एक्ट्रेस है? इन तीनों से पहले मैं कोशिश करती हूँ मैं एक अच्छी इंसान बनूँ, ताकि ये कोई मैं ऐसे कंट्रोवर्सी टाइप में नहीं कह रही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे से कोई जूनियर भी है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूँ, कोई सीनियर है ऑब्वियसली वो तो है ही हकदार रिस्पेक्ट के, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में रहूँ या ना रहूँ, शोबिस फील्ड के किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, लेकिन वो मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करें, ये मेरे लिए बेहतर है। और बेहतर मैं यही जानती हूँ कि अगर मुझे अप्रिसिएशन मिल जाए, जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ अप्रिसिएशन मिले तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं मतलब अच्छी एक्टर बन सकती हूँ नहीं। अगर मुझे होस्टिंग टाइम जैसे मेरे टीचर असलम सिमाब साहब कह दें कि महम यू डन अ ग्रेट जॉब, तो मैं कहती हूँ यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मज़ीद बेहतर कर सकती हूँ। तो इसी तरह ये है कि इंसान हर काम करता है, लेकिन अपने सीनियर्स की अप्रिसिएशन से उनकी अगर वो कोई बात कह भी देते हैं, मोस्टली आज के दौर में देखा जाता है कि अगर न्यू टैलेंट को कुछ कह दिया जाए तो वो मुंह बना लेते हैं कि भाई ये क्या बात कर दी हमारे सीनियर्स ने हमें। आज आप वो कड़वी बातें या वो तल्ख बातें सुनेंगे तो कल के लिए आप कह लें एक पूरा आपका आप सांचे में ढलेंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, तो कैसे आप कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, अपने सीनियर्स की इज्जत करनी बिल्कुल। चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। बाइज्जत बेशक। वो जो है वो बादब बानसीब, बेअदब बेअदब बेनसीब। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप नॉर्मली, एक तो होती है आपकी शोज की या ड्रामों की ड्रेसिंग, आम जिंदगी में आप किस तरह की ड्रेसिंग पसंद करती हैं? मैं मोस्टली टाइट्स और कुर्ता ही पहनती हूँ, मतलब शलवार तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, टाइट्स और शॉर्ट शर्ट पहनी इस तरह करके
घर में मैं नॉर्मल लाइफ गुजारती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं शोबिज़ के साथ साथ एक क्या लें अपनी ज़रा सोशल ऐप को भी देखती हूँ, वहाँ पे मेरी एजेंसी है तो मैं उसको भी साथ साथ देखती हूँ, तो इस वजह से मैं घर में भी रहते हुए बहुत ही मसरूफ़ होती हूँ, मैं मोबाइल में ही बिजी होती हूँ। अच्छा, अगर कभी आपको फारिग टाइम मिले ये सारे फिजूल कामों से, आप जब फ्री हो सो कॉल्ड में, मतलब हाँ पुराना हाँ, बनाने बिल्कुल का बिल्कुल। तो आप क्या मतलब किस तरह अपने आप को रिलैक्स करती हैं? मैं सो जाती हूँ चुप करके, जैसे घर में आग भी लगी थी, मैं आराम से अंदर सो रही थी, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। अच्छा, मैं ये इसी तरफ आना था मैंने अभी, तो यानी आप ये म्यूज़िक वगैरह म्यूज़िक लवर नहीं नहीं है? म्यूजिक लवर मैं हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने आप को सच में मैंने माइंड को रिलैक्स करना है, मैं आराम से लाइट्स ऑफ करती हूँ और मैं सुकून से सो जाती हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स रखती हूँ। म्यूजिक ऑब्वियसली हर कोई, अब कोई लॉन्ग ड्राइव पे अगर हम लोग चले जाएं, या अगर जैसे मेरी तो ट्रैवलिंग ही बहुत ज़्यादा, मैंने अगर शोज़ कंपेन वगैरह करनी होती है, वो डिफरेंट सिटी टू सिटी हैं, तो वो ड्राइव इतनी ज़्यादा होती है, तो उसमें ऑब्वियसली म्यूजिक बंदा सुनता ही रहता किस है। किस्म का म्यूज़िक आप पसंद करते मूड ऑन माई डिपेंड, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। हैं? अच्छा, इस वक्त आपका मूड कैसा है? इस वक्त मेरा मूड यही है कि मैं सुबह की रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं घर जाऊँ जाके चुप करके सो जाऊँ। नहीं, लेकिन आपको हमारे नाज़रीन को कुछ गुनगुना के तो बताना पड़ेगा अब मैं सिंगर तो नहीं हूँ ना। सर। देखिए नाज़रीन के लिए, देखिए आप फनकार हैं, आप प्रॉपर्टी हैं। एक लाइन है वो मैं बहुत ज्यादा गुनगुनाती होती हूँ, लेकिन अभी तो शायद मैं सुबह की रिकॉर्डिंग कर करके मेरा आवाज भी थोड़ी सी नहीं, जरा कोई बैठ बात नहीं, गई हम है। मैडम नूरजहां से नहीं सुन रहे। मैडम जैसी कोई हो भी नहीं हाँ, तो सकता। बस आप, हमने कहा कि नाज़रीन को पता चले कि इसमें ये भी एक स्किल है या नहीं है, फैसला नाज़रीन के हाथ ये में मैं है। अमूमन जब अकेली होती हूँ मैं ये ज़रूर सुनती होती हूँ, बड़ी हार्ट टचिंग है और आई लव दीज लाइंस। दर्द विछोड़े दा हाले नी माए नीम किनू आखा। ये बस मेरी आई नो थोड़ी लाइंस हैं। नहीं, वो मुझे पता है कि ये आप क्यों क्योंकि जो आपने वो टाइम गुजारा था, बिल्कुल। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे पता है कि मैं आ रहा था आपके वो घर जब जला, जी जी। तो आपके साथ एक बड़ा सैड इसी साल में ये वाकया हुआ था, बल्कि कुछ जी मंथ जी, पहले, जुलाई में। ठीक है, ये कोरोना के दिनों में। एग्जैक्टली। तो लेकिन मैं ये नहीं कि घर जला तो क्या, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपके साथ एक ख़ास जो वाकया हुआ जिसने आपको इंतहाई टच किया, वो मैं चाहता हूँ कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। यकीन माने मेरे बेडरूम के बाहर टीवी लॉन्च में जो है आग लगी हुई थी, वहाँ पे सोफ़ा ऑब्वियसली सोफ़े सेट पड़े हुए थे, एलईडीज़ थी और फ्रिज वगैरह इस तरह की भी एक्सेसरीज वगैरह सब पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। अब कुदरती बात है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर मैं शोबिज़ की इंसान हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ती या मैं नमाज़ नहीं पढ़ती। मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैंने अपने टीवी लॉन्च के सेंटर में ही ना कुरान पाक की एक रेल रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो मैं नमाज़ पढ़ के, मेरी मोस्टली कोशिश होती है मैं सूरह यासीन वगैरह पढ़ के जो है स्वाब पहुँचा दूँ वालदा मोहतरमा को, या कोई ना कोई सूरत पढ़ लूँ, तो वो मैं पढ़ के एज यूजुअल मैं फिर रूम में चली गई। उसके बाद जो है फिर वो आग का प्रोसीजर हुआ, तो फिर मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि इस तरह बाहर टीवी लॉन्च में इतनी आग लगी हुई है कि इवन के सोफ़े और ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट बर्न। लेकिन फिर जो भी बहरहाल मामला थे कि किस तरह पता चला किस तरह नहीं, वो सबसे ज़्यादा हैरानकुन मामला ये था कि टीवी लॉन्च के चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन सेंटर में जहाँ टेबल पड़ा हुआ है कुरान पाक की रेल पड़ी हुई है, वो टेबल भी आधा मेल्ट हो गया है, लेकिन जहाँ कुरान पाक की रेल पड़ी हुई है वो रेल तक को कुछ नहीं हुआ। इतनी आग थी, इवन के फायर ब्रिगेड भी जब आए, क्योंकि आफ्टर 1.5 आवर वो फायर ब्रिगेड आ सके हैं, लेकिन वो भी नहीं एकदम जा पा रहे थे, लेकिन इतनी आग थी, लेकिन कुरान पाक के एक हर्फ को भी कुछ नहीं हुआ। और यकीन अकीदा हमारा शुरू से ही कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का ज़िम्मा खुद से लिया है, वो हाफिज़ हैं कुरान पाक के, ये लाइव देख के और भी अकीदा जो है मजबूत हो गया। ये तो नाज़रीन, ये एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद की हिफाजत के ज़िम्मेदार हम हैं, तो वो हिफाजत करते हैं कि पूरा घर जल गया, वो जिस टेबल के ऊपर वो कुरान मजीद पड़ा था वो पिघल गई, लेकिन कुरान मजीद और जिसके ऊपर कुरान मजीद रखा था वो उसी तरह रहा। ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ दिखाई कि इसी से बचत होनी है, हम लोग उसी पे अमल नहीं करते। बेसिकली कुरान मजीद गुलाफ में लपेटने के लिए नहीं है, ये इसके ऊपर अमल करने के लिए है।
मैम आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपका काफ़ी टाइम लिया क्योंकि मुझे पता है कि आप सुबह से रिकॉर्डिंग में थी। अब यहाँ पे आपने हमें टाइम दिया, लेकिन फिर सुबह सुबह आपकी रिकॉर्डिंग है, फिर मेरी तो सुबह recording मैं नहीं चाहता कि आपको मज़ीद जो है वो हम टाइम दें। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे हम टाइम देंगे और उसमें हम करेंगे खट्टी मीठी बातें। Inshallah, sure, why तो not? And thank you so much for calling me over here. जी, तो नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त, अगली बैठक में किसी और मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।